नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित। संसद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन की यात्रा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही का विवरण मांगा। मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बहुमत खोया। नवनियुक्त वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। सुमित थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा जारी है। सदन में विधेयक प्रस्तुत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक को दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकृत कर एक नगर निगम बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। दिल्ली नगर निगम राष्ट्रीय राजधानी के समूचे क्षेत्र में 95% नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है और 3 नगर निगमों में लगभग 1,20,000 कर्मचारी काम करते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न देशों के दूतावास जैसे महत्वपूर्ण स्थान दिल्ली में हैं। इसलिए आवश्यक है कि सभी तीनों नगर निगमों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिल्ली में एक नगर निगम था, लेकिन दिल्ली सरकार ने एक संशोधन के माध्यम से इसके 3 नगर निगम बना दिए थे। तीनों नगर निगमों को जब बांटा गया तब उसके वित्तीय संसाधन और दायित्व का ठीक से आकलन नहीं किया। इस प्रकार से उसका बंटवारा किया। अब जब वित्तीय रूप से सस्टेन नहीं हो सकते हैं, वो अपना काम नहीं कर सकते हैं, तो उनको टैक्स को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, नीतियों में भी बदलाव लाना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप को रोज चलाना। तो एक ही शहर में अलग अलग प्रकार के नीति नियमों से तीनों निगम चलते हैं। कार्मिकों की सेवा की स्थितियों में भी असमानता, इसके कारण बहुत गहरा असंतोष तीनों निगम के कार्मिकों के बीच में है। और मैं कहना चाहूंगा मान्यवर कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। और चौथा कारण भी कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार का सौतेली मां जैसा व्यवहार ये तीनों नगर निगमों को काम करने से अच्छे। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये विधेयक संवैधानिक रूप से संदिग्ध और कानूनी रूप से अक्षम्य है। बाद में विधेयक को पारित कर दिया गया। संसद ने आज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज पारित किया, लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एक्ट 1959 और कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 का संशोधन करना है। विधेयक में इन कानूनों के अंतर्गत अनुशासनात्मक व्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्य भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट्स संस्थान और भारतीय कंपनी सेक्रेटरीज संस्थान के सदस्यों के खिलाफ मामलों का समयबद्ध तरीके से निपटान करना भी है। इस विधेयक के अनुसार फर्मों को संबंधित संस्थान के साथ पंजीकरण के बाद संबंधित संस्थान की परिषद के साथ आवेदन जमा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इन संस्थानों को 3 महत्वपूर्ण स्तंभ बताते हुए कहा कि कंपनियों के प्रशासनिक ढांचे को देश में मजबूत बनाए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक अपेक्षित स्तर की जवाबदेही और अधिक पारदर्शिता लाएगा।
So the country has witnessed rapid changes in the way in which the economy is now being profiled, and therefore, even with the Companies Act and even with the IBC, we need to see how the LLP can make these companies which are smaller, driven by individuals who have innovative ideas and who today are contributing to the Indian economy in a very big way. So at this time, the sanctity of the audited financial state, which is where all the chartered accountants' role come into play, has got to be maintained, has got to be given its due position, and we need to have, therefore, audit and certification quality. We need to also have favorable investment climate being brought in. श्रीमती सीतारामन ने कहा कि इसलिए मजबूत विनियमन की आवश्यकताओं को व्यापक बनाया गया है क्योंकि कई कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारी की फर्मों को पिछले कुछ वर्षों में स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के फलस्वरूप पंजीकृत कराया गया है। विपक्ष के आरोपों का उत्तर देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन 3 संस्थानों की स्वायत्तता में कमी लाने का कोई मकसद नहीं है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राज्यसभा में बताया कि वर्ष 2019 में भारत से रिकॉर्ड 2 लाख हज यात्री सऊदी अरब गए थे। उन्होंने बताया कि इस बार की हज यात्रा को लेकर सरकार पूरी तरह जागरूक और तैयार है। इस बार हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तैयारियां हैं, लेकिन हज यात्रा हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सऊदी अरब में होनी है और सऊदी अरब सरकार को तय करना है कि हज यात्रा कब होगी, कितने लोग हिंदुस्तान से जाएंगे। इसी समय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय रिकॉर्ड 2 लाख से ज्यादा हज यात्री हिंदुस्तान से हज यात्रा करने गए हैं। इसलिए पैंडेमिक पीरियड की वजह से है, जो सऊदी अरब सरकार तय करेगी हम उसके साथ हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने वाले समाचार आधारित 22 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार अब तक इस तरह के 78 चैनलों पर रोक लगा चुकी है। इस बार के जो 22 चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है यूट्यूब वाले, उनमें से 18 चैनल भारत में चलते थे और 4 यूट्यूब चैनल पाकिस्तान से चलते थे। इसके अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, 1 फेसबुक अकाउंट और 1 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो 22 यूट्यूब चैनल जिनको ब्लॉक किया गया है, उनके कुल व्यू जो है 262 करोड़। ये जो दुष्प्रचार फैलाने का काम किया जाता था, उसका भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों पर प्रभाव पड़े उस तरह का भी था। कोविड से लेकर दुष्प्रचार किया गया वो भी था। यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हो तो उस तरह की बातें भी उनके ऊपर थी। बहुत सारी ऐसी बातें जो आईटी रूल्स के खिलाफ हैं, उसके कंप्लायंट भी नहीं थे और ये सब चीजों पर ध्यान देने के बाद इन 22 यूट्यूब चैनल्स पर कार्रवाई की गई, इनको तुरंत ब्लॉक कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी कल अपने स्थापना दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। 7 से 20 अप्रैल तक पार्टी कार्यकर्ता सरकार की कल्याण योजनाओं के लाभ बताने के लिए बूथ, ब्लॉक और जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार की योजनाओं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना और हर घर जल योजना समेत विभिन्न योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम प्रतिदिन आयोजित किए जाएंगे। इस प्रोग्राम में एक दिन हम तालाब स्वच्छता का एक कार्यक्रम ले रहे हैं, आंगनवाड़ी जा रहे हैं, ऐसे बहुत कार्यक्रम है और सभी हमारे एमपीज को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया है। उन्होंने प्रेरणा दी है कि 15 दिवस के आजादी के अमृत महोत्सव के इस पर्व पर सभी अपने क्षेत्र में सेवा में लगाइए, सेवा के कार्य में लगाइए, ऐसे उन्होंने आह्वान की है। अम्बेडकर का जयंती का दिन भी विशेष प्रोग्राम का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान की है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में एक रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। श्री नड्डा कल करोलबाग में एक जुलूस में भी शामिल होंगे। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने आज नई दिल्ली में प्लास्टिक के उपयोग से संबंधित प्रकृति और हरियाली कार्यक्रम की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि भारत में करीब 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा जमा हो जाता है और पिछले 5 वर्षों में इसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। श्री यादव ने बताया कि उनका मंत्रालय सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय डैशबोर्ड और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के जरिए पर्यावरण मुद्दों का समाधान कर रहा है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर। भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। संसद में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक पारित हो गया है। संसद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर मेलबर्न पहुंच गए हैं। श्री गोयल ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत के लिए विशेष व्यापार दूत टॉनी एबॉट से बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही का विवरण मांगा। मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बहुमत खोया। नवनियुक्त वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। सुमित थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। प्रस्तुत है संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। पहले राज्यसभा। लेखक हैं यूनिवार्ता के संजीव राठी। राज्यसभा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत और संकर्म लेखापाल तथा कंपनी सचिव संशोधन विधेयक 2022 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन बिट्रास और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विनय विश्वम के संशोधनों को खारिज करते हुए ध्वनिमत से पारित कर दिया, जिससे इस पर संसद की मोहर लग गई। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट अकाउंटेंट संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान में सुधार के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि विधेयक में स्थायी समिति की सभी सिफारिशों को शामिल किया गया है और इससे संस्थानों की स्वायत्तता पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक के प्रावधानों से अनुशासन समिति का कामकाज अधिक प्रभावशाली तथा पारदर्शी बनेगा। इससे इन पेशों के लिए स्थापित अनुशासन तंत्र को मजबूती मिलेगी और इन पेशों के सदस्यों के खिलाफ मामलों का समयबद्ध निपटान हो सकेगा। भाजपा के सुशील मोदी ने कहा कि ये विधेयक पिछले 5 वर्ष के दौरान कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा की गई गड़बड़ियों को देखते हुए लाया गया है। इसमें पिछले कई वर्षों में बनी लाखों फर्जी कंपनियों से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि विधेयक में चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा और पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों को नहीं छेड़ा गया है। राज्यसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य तीनों निगमों का एकीकरण कर उनमें हर तरीके से समानता लाना है। उन्होंने कहा कि अभी तीनों निगमों के संसाधनों, नीतियों और कर्मचारियों से संबंधित सेवा शर्तों के मामले में समानता नहीं है। श्री अमित शाह ने कहा कि एक और बड़ा कारण तीनों निगमों के साथ दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा सौतेला व्यवहार है। गृह मंत्री के जवाब के बाद सदन ने दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि देश में कोरोना महामारी के कारण 5,21,358 लोगों की मौत हुई। उन्होंने कहा कि सरकार ने सभी राज्यों से
कोरोना महामारी के कारण हुई मृत्यु का आंकड़ा देने को कहा था। हालांकि किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन से मृत्यु के बारे में आंकड़े नहीं भेजे हैं। उन्होंने कहा कि देश में अब तक पात्र लोगों को कुल 184 करोड़ टीके लगाए गए हैं, जिनमें से 97% को पहली डोज और 85% को दूसरी डोज दी गई है। उन्होंने कहा कि ये टीकाकरण कार्यक्रम स्वैच्छिक है, लेकिन सरकार गंभीरता के साथ प्रयास कर रही है कि सभी को ये टीका लगाया जाए। उन्होंने कहा कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को टीका लगाए जाने के प्रोटोकॉल के बारे में निर्णय विशेषज्ञों की राय के आधार पर लिया जाएगा। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव घोषणा पत्र को कानूनी रूप से बाध्य बनाए जाने पर व्यापक चर्चा कराने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने को कहा है। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने शून्यकाल के दौरान ये मुद्दा उठाते हुए कहा कि अब चुनाव घोषणा पत्र की गरिमा और महत्व में गिरावट आने से इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, इसलिए इसे कानूनी रूप से बाध्य बनाए जाने की जरूरत है। श्री नायडू ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और सभी दलों को चर्चा कर इस पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल एस के एचडी देवेगौड़ा ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की। सभापति ने कहा कि केंद्र सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों में उसके सभी साइन बोर्ड हिंदी और अंग्रेजी के अलावा संबंधित राज्य की भाषा में भी लिखे होने चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सुखेंदु शेखर राय द्वारा शून्यकाल में ये मुद्दा उठाया गया। विपक्षी दलों के अनेक सदस्यों ने सदन में महंगाई पर चर्चा कराने के लिए आज भी कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए थे। सभापति ने इन नोटिसों को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सदस्यों को विनियोग और वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त मौका दिया गया था। उस समय सदस्यों ने इसका फायदा नहीं उठाया और अब उन्हें सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने महंगाई के मुद्दे पर चर्चा का अनुरोध करते हुए कहा कि सदस्य यदि महंगाई का मुद्दा सदन में नहीं उठाएंगे तो अपनी बात कहां रखेंगे। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। लोकसभा में आज नियम 193 के अधीन यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने यूक्रेन संकट के भू राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभाव को लेकर कहा कि सरकार को इस युद्ध को खत्म कराने और शांति की बहाली में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने युद्ध के कारण यूक्रेन से बीच में ही पढ़ाई छोड़कर आने वाले भारतीय छात्रों के भविष्य की चिंता करते हुए उनके पाठ्यक्रम को पूरा करने की वैकल्पिक व्यवस्था कराने की भी मांग की। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सरकार से ये आग्रह भी किया कि उसे मौजूदा समय में गुटनिरपेक्षता से जुड़े नेहरूवादी सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए, जो समय की कसौटी पर खरा उतरा है। आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने कहा कि यूक्रेन से लौटे छात्रों के मुद्दे को तत्काल हल करना चाहिए। सरकार को संबंधित विभागों से बातचीत करके कदम उठाने चाहिए। भाजपा सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि यूक्रेन संकट पर भारत का रुख सतत रहा है और वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने का अभियान काफी सफल रहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की सराहना की जानी चाहिए। द्रमुक सांसद टी सुमति ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों, खासतौर पर छात्रों को सुरक्षित वापस लाने में विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने मेडिकल के छात्रों का जिक्र करते हुए चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा व्यवस्था का विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा कि विदेश मामलों में हम सरकार के साथ खड़े हैं। साथ ही इस समय हमें यूक्रेन से पढ़ाई बीच में छोड़कर लौटे छात्रों की भी चिंता है। बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा ने रूस के हमलों के बीच यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए रूस और यूक्रेन तथा उनके पड़ोसी देशों से बात करने और संघर्ष विराम जैसी स्थिति के लिए दबाव बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना की। कांग्रेस के शशि थरूर ने यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए चलाए गए ऑपरेशन गंगा को सफल बताते हुए कहा कि सरकार ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया में अच्छे इंतजाम किए, लेकिन कुछ छात्रों ने सीमाओं तक पहुंचने की कठिनाई की शिकायत भी की है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई है। उन्होंने बसपा के एक सांसद की टिप्पणी को लेकर ये बात कही।
ऑपरेशन गंगा में सक्रिय भूमिका निभाने वाले रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों के आरोपों का प्रतिवाद करते हुए कहा कि इस तरह के युद्ध के हालात में सरकार जो भी करती है देश के लिए करती है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच वहां से भारतीयों को वापस निकालने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा अब तक किसी भी देश द्वारा कहीं भी चलाए गए सबसे सुनियोजित और सफल निकासी अभियानों में से एक है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यूक्रेन संकट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक संवेदनशील सरकार के रूप में काम करते हुए हमने हाल के इतिहास के सफलतम निकासी अभियान को पूरा किया और करीब 23,000 भारतीयों को वापस लाने में सफल रहे। लोकसभा में आज विपक्षी दलों के सदस्यों ने महंगाई के मुद्दे पर भारी हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। सदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिधान प्रणाली विधि विरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 शोर शराबे के बीच पेश किया। विधेयक में सामूहिक संहार के हथियारों एवं उनकी परिधान प्रणालियों के संबंध में किसी भी क्रियाकलाप के वित्त पोषण को निषेध किया गया है। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। यदि आप खाद्य व्यवसायी हैं तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस होना चाहिए या आप इसके साथ पंजीकृत होने चाहिए। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए FOSCOS पोर्टल FOSCOC.gov.in पर विजिट करें या FSSAI हेल्पलाइन नंबर 1800112100 पर कॉल करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज शाम मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के भारत के लिए विशेष व्यापार दूत टॉनी एबेट के साथ वार्ता की। श्री पीयूष गोयल 3 दिन के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आज मेलबर्न पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पिछले शनिवार आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद श्री गोयल ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर हैं। श्री गोयल ने कहा कि टॉनी एबेट ने ECTA समझौते में प्रमुख भूमिका निभाई है। श्री गोयल और श्री एबेट ने भारत प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन में वृद्धि करने के इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर चर्चा की। श्री गोयल ऑस्ट्रेलिया में मंत्री डॉन तेहान के साथ ECTA को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल ECTA के महत्व के बारे में वहां की जनता को अवगत कराएंगे और वहां के व्यापारिक नेताओं, भारतीय विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों और भारतवंशियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। 1 दशक से अधिक समय के बाद ECTA किसी विकसित देश के साथ भारत का ये पहला व्यापार समझौता है जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार में सुधार लाने की संस्थागत व्यवस्था बनाने का प्रावधान है। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ संयुक्त विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किए जाने के मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी है। आज न्यायालय ने सरकार से अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद नेशनल असेंबली की कार्यवाही का विवरण सरकार को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 सदस्यों की पीठ द्वारा सुनवाई शुरू की थी। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन से आज 41 सांसदों के बाहर आने के बाद राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के सत्तारूढ़ गठबंधन के पास बहुमत नहीं रहा है। राष्ट्रपति ने कहा था कि वे इस्तीफा नहीं देंगे और 113 सीटों के साथ बहुमत सिद्ध करने वाले को दायित्व सौंपने के लिए तैयार हैं। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि वो श्रीलंका में राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखे हुए है। इससे पहले नवनिर्वाचित वित्त मंत्री अली साबरी ने आज त्यागपत्र दे दिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट
CUET को इस तरह से तैयार किया गया है कि किसी भी विद्यार्थी को नुकसान की स्थिति का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि CUET को इस तरह बनाया गया है कि युवाओं के तनाव के स्तर में कमी लाई जा सके। आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री जगदीश कुमार ने कहा कि वर्तमान प्रणाली में कई विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए 12वीं के बोर्ड अंकों पर विचार करते हैं और ये अंक का प्रतिशत 99 से 100% तक पहुंच जाता है, जिससे विद्यार्थियों का तनाव बढ़ता है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अंक एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच अलग अलग होते हैं। UGC अध्यक्ष ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी परीक्षा आयोजित करेगी और कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूरे हो गए हैं। योजना के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला अभ्यर्थियों को उत्पादन, सेवा और कारोबार क्षेत्र में नए उद्यमों के लिए ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को की थी। अब तक योजना के तहत 1,33,995 खातों में 30,160 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिए जा चुके हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रति बैंक शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया था। संभावित उद्यमियों की आशाएं, आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बढ़ रही है। सुपर्णा सैकिया, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि के लगभग 34 करोड़ लाभार्थियों को ऋण वितरित किए गए हैं। ये योजना 2015 में शुरू की गई थी। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री डॉ भागवत कराड़ ने बताया कि 23 करोड़ से अधिक ऋण वितरित किए गए, जिनमें महिलाओं को 7,65,000 करोड़ रुपए का ऋण दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोधी कानून के अंतर्गत शिवसेना के सांसद संजय राउत और उनके परिवार से संबंधित मुंबई के दादर इलाके में एक फ्लैट और महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में 8 भूखंडों को कुर्क कर दिया है। ये कुर्की मुंबई के पात्रा चौल के पुनर्विकास से संबंधित 1,034 करोड़ रुपए मूल्य के भूमि घोटाले के सिलसिले में धन शोधन जांच से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध ऑन्को सर्जन डॉक्टर देवेंद्र पटेल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और कैंसर देखभाल को बढ़ावा देने में डॉक्टर पटेल के योगदान को याद किया। सुमित थाईलैंड ओपन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इससे पहले 48 किलोग्राम में मोनिका, 81 किलोग्राम में आशीष कुमार और 57 किलोग्राम में मनीषा सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप में इस समय पूल डी के आखिरी मैच में भारत का मुकाबला मलेशिया से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत 3-0 से आगे है। भारत पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुका है। कोरिया के सुनचियान शहर में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन पुरुष सिंगल्स में दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड़ ने भी दूसरे दौर में जगह बना ली है। IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ राजस्थान रॉयल्स ने ताजा समाचार मिलने तक 10वें ओवर में 2 विकेट पर 76 रन बना लिए हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और देश के कुछ अन्य भागों में लगभग लू चल रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जैनामणि ने कहा कि अगले 5 दिनों तक इन क्षेत्रों में लू का प्रकोप जारी रहेगा। तापमान है अभी 2 दिन थोड़ा रहेगा 39 के नीचे, लेकिन फिर पिकअप करेगा कल से और 41-42 हो सकता है 8-9 तारीख को। तो इसलिए हीट वेव कंडीशन रहेगा। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा सब जगह में रहेगा अप टू फ्रॉम 6 to 9 अप्रैल। श्री जैनामणि ने बताया कि कल से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगेगा। अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। दिल्ली में दिन में लू चलने के आसार हैं। चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रह सकते हैं। मुंबई में आसमान साफ रहेगा।
उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन नगरों में तापमान 3 और 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक संसद में पारित। संसद में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज संशोधन विधेयक पारित। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देश की सुरक्षा और विदेशी संबंधों पर दुष्प्रचार फैलाने वाले 22 यूट्यूब समाचार चैनलों पर रोक लगाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल 3 दिन की ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर मेलबर्न पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हुई कार्यवाही का विवरण मांगा। मामले की सुनवाई कल तक के लिए स्थगित। श्रीलंका में सत्तारूढ़ गठबंधन ने बहुमत खोया। नवनियुक्त वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया। सुमित थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स के साथ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।